नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत बायोटेक की घोषणा, राज्य सरकारों को 400 रुपए की मिलेगी कोवैक्सीन की हर डोज। जी हाँ दोस्तों, 1 मई से सभी वयस्कों के लिए शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के पहले वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर राज्य केंद्र में बवाल चल रहा है। इस बीच भारत बायोटेक ने घोषणा कर दी है कि वे राज्यों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से कोवैक्सीन मुहैया करवाएगी। ठीक एक दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम में 25% की कटौती करते हुए 300 रुपए प्रति डोज की घोषणा की है। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज करता हूं और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे राज्य के हजारों करोड़ों रुपए की बचत होगी। इससे और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा और अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। दोस्तों 2 दिन पहले अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फांसी ने कहा था कि भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट्स को बेअसर करने में कारगर है। डॉक्टर फांसी ने यह जानकारी मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को मांग से अधिक पर दिल्ली को कम ऑक्सीजन क्यों, अदालत ने पूछा। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मिल रही है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक मात्रा में भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दोस्तों न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत दिल्ली को अधिक ऑक्सीजन दिलाना चाहती है और यह कि अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित कोटे की कीमत पर दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटित हो। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि उसे 480 और 490 मैट्रिक टन ही आवंटित किया गया है और केंद्र ने इसे बढ़ाया भी नहीं है। दोस्तों अदालत ने कहा कि यदि दी गई सूचना सही मान ली जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को इस पर अपना रुख बताने की आवश्यकता है और अदालत ने केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, इन बातों का रखना होगा खास ध्यान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहुत हल्के और एसिप्टोमेटिक मरीजों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है, जिससे ऐसे मरीज घर पर ही ठीक हो सकें और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती कराया जाए। दोस्तों नई गाइडलाइन के मुताबिक हल्के या फिर बगैर लक्षण वाले मरीज जिनको कोई दूसरी बीमारी नहीं है वो घर पर होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें डॉक्टर की अनुमति लेनी होगी। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों को भी होम क्वारंटीन होना होगा। दोस्तों नए दिशा निर्देशों के अनुसार शुरुआत के कम 10 दिन बीतने के बाद और 3 दिनों तक बुखार नहीं होने पर होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। होम आइसोलेशन के बाद दोबारा से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि हल्के लक्षण वाले मरीजों को ओरल एस्टेरॉयड नहीं दिया जाएगा। अगर बुखार और खांसी जैसे लक्षण 7 दिनों से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर लो डोज और ओरल एस्टेरॉयड दी जा सकती है। वहीं दोस्तों जिन मरीजों को HIV, कैंसर और ट्रांसप्लांट हुआ है उनको होम आइसोलेशन में रहने से पहले डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के मरीजों को भी होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी। वहीं दोस्तों होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऐसे कमरे में रहना होगा जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो और कमरे की खिड़की खुली रहे। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि मरीज हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहने। साथ ही दोस्तों मरीज को दिन में 2 बार गुनगुने पानी से गरारा करने और स्टीम लेने की सलाह दी गई है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे हो, सीने में दर्द हो, भ्रम की स्थिति हो तो डॉक्टर की सलाह लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए कोरोना संक्रमित। 1 दिन पहले ही वाइफ की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले सीएम की पत्नी सुनीता गहलोत की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना संक्रमित
होने की जानकारी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। संक्रमण के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी यहां काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पिछले 14 महीने से केंद्र क्या कर रहा है? कोरोना मैनेजमेंट प्लान पर मद्रास हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य न्यायाधीश संदीप बनर्जी की अगुवाई वाली 2 जजों की खंडपीठ ने पूछा कि पिछले 14 महीने से केंद्र क्या कर रहा है। इस पीठ में एक अन्य जज शैंथल कुमार राममूर्ति थे। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल और आर शंकर नारायण ने कहा कि हम सिर्फ अभी अप्रैल में ही कार्यवाही क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 1 साल का वक्त था। पिछले 1 साल में ज्यादातर वक्त लॉकडाउन रहने के बावजूद हालात को देखें, हम सभी पूरी तरह से निराश और नाउम्मीद की हालत में हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह बातें उस वक्त कही जब अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि कोरोना के मामले में अचानक से इजाफा हुआ है। दरअसल एएसजी रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में अपनी बात रख रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं आज तक कभी ऐसे डॉक्टर से नहीं मिला जिसने यह सलाह दी हो कि अपनी चिंता करना छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि वे विशेषज्ञ कौन हैं जिनसे केंद्र सरकार सलाह ले रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सवाल पूछने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वे किसी का अनादर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का फाइनल एग्जिट पोल। जानिए किसकी बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के संकट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव के दौरान आखिरी दिन तक राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिम बंगाल में जहां 8 चरणों में वोटिंग हुई, तो वहीं असम में 3 चरणों में चुनाव हुए। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन अब 2 मई को कोरोना महामारी के बीच साल 2021 का अपना सबसे बड़ा सियासी फैसला देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता सरकार के नेतृत्व में टीएमसी की तीसरी बार सरकार बन सकती है। हालांकि पहले विधानसभा के मुकाबले उसे सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए असम की, तो असम में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती जा रही है। वहीं केरल की बात करें तो दोस्तों केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं, जहां बहुमत का आंकड़ा 71 सीटों का है। एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि एक बार फिर लेफ्ट नित एलडीएफ सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में कांग्रेस और एमके स्टालिन के गठबंधन वाली यूपीए की सरकार बनती दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के 706 बेसिक शिक्षक कर्मचारियों की कोरोना से मौत, पंचायत चुनाव की मतगणना टालने की मांग। जी हां दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश से 706 शिक्षकों या कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। यह दावा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया है। शिक्षक संघ ने इसे लेकर चुनाव आयोग से मांग की है कि यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव की मतगणना को स्थगित किया जाए। उधर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ की इस लिस्ट के बाद दूसरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर दी है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था, तो उनको क्यों भेजा? सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा व आश्रितों को नौकरी की मांग का मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत छोड़ने को कहा, सीमित स्वास्थ्य सेवाओं का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत में रह रहे सभी नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसके लिए भारत में सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हवाला दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी हेल्थ अलर्ट में अमेरिकी नागरिकों को सरकारी अलर्ट स्टेप में पंजीकरण कराने के लिए कहा है। अलर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका नागरिकों को जगह की कमी के चलते अस्पतालों में दाखिला देने से मना कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि कोविड-19 मामलों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं काफी सीमित हैं। देश छोड़ने पर विचार कर रहे अमेरिकी नागरिकों को कमर्शियल विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत छोड़ने की सोच रहे अमेरिकी नागरिकों को अभी उपलब्ध कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन का फायदा उठाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच रोज सीधी फ्लाइट मौजूद हैं। वहीं अमेरिकी नागरिकों के लिए पेरिस और फ्रैंकफर्ट के जरिए भी उड़ानों के विकल्प उपलब्ध हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस से पहुंच गई मदद, ऑक्सीजन दवाइयों समेत 2 विमान पहुंचे दिल्ली, कस्टम से क्लियरेंस पर हो रहा है लगातार काम। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रूस से मेडिकल जरूरतों की पहली खेप गुरुवार को भारत पहुंच गई। रूस ने भारत को भेजी पहली खेप में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर और दवाइयां शामिल है। रूस से 2 उड़ानें यह सारी मदद लेकर सुबह तड़के दिल्ली पहुंची। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने कहा कि एयर कार्गो और दिल्ली कस्टम्स दोनों विमानों में आई वस्तुओं का तेजी से क्लियरेंस कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों की निर्बाध और तेज निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क निकासी से संबंधित मुद्दों के लिए सीमा शुल्क संयुक्त सचिव गौरव मसलदन को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट 17 देशों तक पहुंचा, बनाए गए 1200 से ज्यादा सीक्वेंस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस अब तक अपने कई रूप बदल चुका है और भारतीय वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इंडियन वेरिएंट B1.617 अब तक कम से कम 17 देशों में पाया गया है और इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। दुनिया भर में पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण के 57 लाख मामले सामने आए और इन आंकड़ों ने इससे पहले की सभी लहरों के चरम को पार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक महामारी संबंधी जानकारी में कहा कि SARS-CoV-2 KV 1.617 प्रकार या फिर भारतीय वेरिएंट को भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का कारण माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 14 करोड़ 72 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 31,10,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 73 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,95,000 को पार कर गई है। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,80,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। वहीं दोस्तों भारत के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 42,95,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच मारुति ने समय से पहले बंद की फैक्ट्रियां, कहा होगी ऑक्सीजन की बचत। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने एक काबिले तारीफ कदम उठाया है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उसने अपने कारखानों को तय समय से पहले 1 से 9 मई के बीच में बंद रखने का फैसला किया है। ऑटो दिग्गज को गुरुग्राम और मानेसर स्थित 2 संयंत्रों को जून में मरम्मत के लिए बंद करना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए कंपनी ने चिकित्सक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन बचाने का फैसला लिया है। ऐसे में कंपनी ने 1 महीने पहले ही दोनों संयंत्रों को समय से पहले बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किरण मजूमदार शो ने कहा रेमडेसिविर की कमी मई मध्य तक हो जाएगी दूर, बढ़ा रहे हैं बायोकॉन की उत्पादन क्षमता। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के हर दिन तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इससे निपटने के उपायों में भी तेजी लाई जा रही है। जहां कुछ कंपनियां हर हजारों मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन देश को उपलब्ध करा रही है, तो वहीं कोरोना संक्रमण के इलाज में कारगर मानी जा रही दवाओं के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में फार्मा कंपनी बायोकॉन की मुखिया किरण मजूमदार शो ने बताया कि रेमडेसिविर की
की कमी को दूर करने के लिए कंपनी की उत्पादन क्षमता में इजाफा किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना पैंडेमिक में 10 गुना ज्यादा किराया वसूल रहे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर, 25 किलोमीटर दूरी की कीमत 42,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में मरीज का इलाज कराना परिजनों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। अभी तक वे अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे थे, लेकिन अब एम्बुलेंस की लूट से मरीज परिजन बेहाल हैं। आलम यह है कि महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एम्बुलेंस वाले 8 से 10,000 रुपए वसूल रहे हैं। इससे बड़ी बात तो यह है कि खुलेआम हो रही इस लूट पर कोई लगाम लगाने वाला भी नहीं है। लूटखोरी का अंदाज आप एक ताजा मामले से लगा सकते हैं, जहां दोस्तों प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ने सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मरीज के परिजनों से 42,000 रुपए वसूल लिए। हालांकि बाद में शिकायत करने पर नोएडा पुलिस ने एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत करते हुए परिजनों को पैसे वापस दिलवाए। आम दिनों में 500,000 रुपए और ऑक्सीजन सुविधा के साथ 2,000 से 3,000 में मिलने वाली एम्बुलेंस सेवा कोरोना काल में 10,000 से लेकर 40,000 रुपए के बीच मिल रही है। और दोस्तों एम्बुलेंस लूट के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान हीट वेव मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर के कुछ भागों में देखी गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। केरल, दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्सों, रायलसीमा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में हल्की बारिश हुई है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखी गई। हालांकि दोस्तों तापमान काफी ज्यादा रहा। वहीं दोस्तों बात करें आने वाले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक के दक्षिण तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हल्की बारिश और मेघों की गरज के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज सोने और चांदी की ताजा कीमतें। दोस्तों आज की ताजा कीमतों की बात करें तो आज सोना 362 रुपए की गिरावट के साथ 44,517 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो आज चांदी 776 रुपए की गिरावट के साथ 66,769 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1707.5 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.77 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई करप्शन केस में फंसे पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, एक इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर, रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब खुद मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। राज्य के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर ओकाला जिले की पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर को जांच के लिए ठाणे पुलिस को रेफर किया गया है। दोस्तों अकोला में दर्ज हुई इस एफआईआर में परमबीर सिंह और डीसीपी पराग मनरे समेत 26 के नाम दर्ज हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। इनमें आपराधिक षड्यंत्र रचने, सबूतों को खत्म करने और SC/ST का उत्पीड़न करने के आरोप शामिल हैं। ये रिपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव खागड़े ने दर्ज कराई है। दोस्तों घागड़े का आरोप है कि जब परमबीर सिंह ठाणे पुलिस में तैनात थे तब उनसे तैनाती के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। घागड़े का कहना है कि उन्होंने परमबीर सिंह और रिश्वत वसूली में शामिल दूसरे अफसरों के खिलाफ तब कई शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। कई सालों बाद अब जाकर परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, परमबीर सिंह उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र के मौजूदा गृह मंत्री पर वसूली के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि सचिन वजे के साथ मिलकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली का काम कर रहे थे। उन्होंने वजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के नेशनल गेम का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।